इग्नू IQ हिंदी आपका अपना इंस्टीट्यूट। इग्नू के सभी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BHDS 183 यानी 183, जिसका शीर्षक है अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यह सब्जेक्ट है और उनको लगता है कि यह सब्जेक्ट काफ़ी हार्ड है। तो हार्ड आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक आपने इसकी पढ़ाई शुरू नहीं की है या फिर कोई आपको समझा नहीं पाया है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे BHDS 183 अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि। इकाई शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए, चाहे वो हैंड रिटन हो या PDF हो, तो दिए गए नंबर पर फोन करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना हैंड रिटन या PDF असाइनमेंट ले सकते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको जूम क्लास ज्वाइन करना हो या फिर BHDS 183 ही आपको हार्ड लग रहा है और इसका ही आपको जूम क्लास ज्वाइन करना है, तो भी दिए गए नंबर पर फोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए या गेस्ट पेपर चाहिए, तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अनुवाद का परिचय और साहित्य अनुवाद, जो खंड 1 है। खंड 1 की बात करें तो खंड 1 में जो है आपका सबसे पहला जो आपका अध्याय है वो है इकाई 1 अनुवाद स्वरूप और आयाम। देखिए, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि अनुवाद में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, अनुवाद जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेट करना, यानी ट्रांसलेट ही होता है। अनुवाद यानी ट्रांसलेट। जैसे बचपन में आपको याद होगा जब 6, 7, 8 में हम पढ़ा करते थे, उस समय उसका नाम राम है, मैं खाना खा रहा हूं, मेज पर कलम रखी है। तो इस तरह की जो है हिंदी के शब्दों को, हिंदी के वाक्यों को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते थे। तो यहां पर हम उसी को पढ़ने वाले हैं। यहां हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है हम लोग अनुवाद करते हैं, अनुवाद के क्या क्या नियम है, अनुवाद किस प्रकार से करना चाहिए, अनुवाद सोच समझ के करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे इकाई 1 अनुवाद स्वरूप और आयाम। देखिए, सबसे पहले इसमें उद्देश्य दिया गया है और प्रस्तावना दिया गया है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर इसे स्किप करना ही सही रहेगा। पॉइंट 1.2 अनुवाद का अर्थ एवं परिभाषा, इससे हम लोग जो है अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम समझाएंगे कि अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है। अनुवाद शब्द का प्रचलित अर्थ है एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में बदलना। एक भाषा के पाठ को, यानी अगर मैंने आपसे कहा आम, क्या कहा मैंने आपसे, आम कहा, तो ये आम जो है ये हिंदी में लिखा हुआ है। अब ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, तो एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना, तो ये हिंदी भाषा में है, इसको हम लोग अंग्रेजी में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, मैंगो, MANGO, मैंगो। तो ये क्या है, ये हिंदी का शब्द है और ये इंग्लिश का शब्द है। आई बात समझ में? यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में हम चले गए, यानी हम चले गए हिंदी टू इंग्लिश में। तो यहां तक जो है कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो आगे इसमें हम लोग बढ़ेंगे कि सामान्य और व्यापक अर्थों में इसे ही अनुवाद समझा जाता है। अनुवाद शब्द के अर्थ को लेकर अलग अलग भाषाविदों ने अपने विचार रखे। अब किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा, किन किन दार्शनिकों ने, विचारकों ने क्या क्या कहा अनुवाद की परिभाषा के बारे में, आइए इस पर जरा हम लोग जो है वो गौर करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी, इनके अनुसार अनुवाद जो है वो वद धातु से है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। वद धातु से घ प्रत्यय लगने के बाद शब्द बनता है। क्या शब्द बनता है, वाद, और फिर उसमें अनु, वाद में अनु जोड़ देंगे तो बन गया अनुवाद। आई बात समझ में? इस प्रकार अनुवाद शब्द का जो मूल अर्थ है वो होता है पुनः कथन, यानी किसी के कहने के बाद फिर से कहना। आपने देखा, हमने कहा आम और इसी आम को फिर किसी दूसरे ने कहा मैंगो। आई बात समझ में? तो उसी शब्द को फिर से कहा लेकिन दूसरी भाषा में कहा, यानी पुनः कथन, पुनः कथन, फिर से कहना लेकिन दूसरी भाषा में। चलिए यहां तक जो है आप लोगों को समझ में जो है बढ़िया से आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए ध्यान से, यहां पे दिया गया है डॉक्टर जो प्रोफेसर हरि मोहन थे, उन्होंने कहा कि शब्दार्थ चिंतामणि नामक कोश में अनुवाद का अर्थ दिया गया है प्रापतस्य पुनः कथन, यानी पहले कथन को
जो कहा गया है उसको फिर से कहना, ठीक है। ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने, ज्ञात अर्थ को प्रतिपादित करना, यानी जो दिया गया है उसको फिर से बताना, फिर से बोलना। पाणिनि का नाम आपने पहले सुना होगा, व्याकरण के जो है यह रचयिता थे पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में अनुवाद शब्द का प्रयोग किसी ज्ञात बात को कहने के संदर्भ में किया है। वहां लिखा हुआ है अनुवादे चरणम, यानी ज्ञात शब्द जो ऑलरेडी आपको पता है, आम पहले से दिया गया, आम ये ज्ञात है और इसको फिर से मैंगो कहना। या कोई शब्द दिया गया है पेन मीन्स कलम, तो पेन इंग्लिश में दिया गया, उसको फिर हिंदी में कहना कलम, तो इसी को कहते हैं क्या, अनुवादे चरणम। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट है कि अनुवाद शब्द से तात्पर्य अनुकथन, कहे हुए को फिर से कहना, दोहराना पुनः कथन से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में प्राचीन समय में गुरु द्वारा कहे गए कथन को दोहराकर स्मरण करने की परंपरा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी वो मौखिक थी, कागज कलमों के ठीक से आविष्कार नहीं हुई थी। यानी गुरु जो है जो बात को दोहराएंगे, जो बोलेंगे उस बात को बच्चे भी शिष्य भी दोहराएंगे। और ऐसा करते 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 आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी लोग, इन लोगों को वेद वगैरह पूरा कंठस्थ याद होता है। क्यों? क्योंकि गुरु द्वारा कहे गए चीजों को ये बार 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 दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। तो रिपीट करते 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 क्या हो जाता है, फिर से उनको याद हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आगे आपका यहां पर है, आज के संदर्भ में अनुवाद के अंग्रेजी पर्याय के समानांतर रखकर यदि इस शब्द को देखा जाए तो इसका अर्थ होगा एक भाषा में कहे कथन को दूसरी भाषा में कहना, यानी आम को मैंगो कहना। इसे भाषांतर भी कहा जाता है, यानी भाषा का अंतर हो गया। पहले आपने कहा आम और अभी आपने क्या कह दिया, मैंगो कह दिया, यानी भाषा का यहां पर क्या हो गया, अंतर हो गया भाषा का। चलिए अंग्रेजी के शब्द ट्रांसलेशन की व्युत्पत्ति जो है, मैंने पहले ही कहा कि अनुवाद का जो अंग्रेजी होता है वह ट्रांसलेशन होता है। तो ये जो ट्रांसलेशन शब्द है यह कहां से आया, यह आया ट्रांसलियो से। लैटिन शब्द है ट्रांसलियो, जिसका अर्थ होता है पार ले जाना, यानी भाषा के पार ले जाना, यानी एक भाषा से आपको दूसरी भाषा में लेके चला गया। समझ में आ रहा है, यानी यहां से आपको वहां लेके चला गया, पार लेके चला गया। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और देखिए आगे जो है आपका अनुवाद की परिभाषा यहां पर दी हुई है, इसकी हम लोग बात करेंगे। विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने अनुवाद की विभिन्न परिभाषाएं दी है। देखिए होता क्या है कि काल और समय के अनुसार, यानी जब समय बीतता है तो उस समय और काल के अनुसार क्या होता है कि विभिन्न लोग आते हैं और विभिन्न लोग आकर जो है अपना परिभाषा देकर जाते हैं। इन परिभाषाओं को आधुनिक और उत्तर आधुनिक चिंतन की दृष्टि से बांट कर देखना होगा। अनुवाद का आधुनिक चिंतन अनुवाद को एक भाषिक गतिविधि मानता है, यानी भाषा की क्या है, एक गतिविधि है, जिसके अंतर्गत चिंतकों ने अनुवाद को एक भाषिक व्यवहार माना है। यानी भाषा का क्या है कि यह व्यवहार है, जिस प्रकार इंसान का व्यवहार होता है ना, अलग अलग, उसी प्रकार भाषिक गतिविधि के रूप में अनुवाद दो भाषाओं के बीच एक पुल का काम करता है। यानी मैंने कहा आपको आम, और यहां पे आपने क्या कहा, मैंगो। क्या कहा, क्या दिया आपने, मैंगो कह दिया, ठीक है, आम मैंगो कह दिया। तो आम मैंगो, आई बात समझ में। तो आम जो है ये हिंदी में है, ये हिंदी में है, और मैंगो जो है आपका इंग्लिश में है। तो हिंदी टू इंग्लिश, तो यहां पर एक पुल का काम कर रहा है। यानी ये जो अनुवाद, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने अनुवाद किया। तो जो अनुवाद है ना, ये एक भाषा को, हिंदी को जो है अंग्रेजी से जोड़ रहा है, जोड़ने का यहां पे काम कर रहा है। क्या कर रहा है, यहां पर जोड़ने का ये काम कर रहा है। यानी हिंदी से इंग्लिश में हम गए तो एक भाषा हिंदी को दूसरे भाषा इंग्लिश से कौन जोड़ रहा है, अनुवाद। तो अनुवाद यहां पर एक पुल का काम कर रहा है। क्लियर, यहां तक जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे। यानी ये एक पुल का काम कर रहा है। चलिए यहां तक तो आप सभी को अच्छे से जो है क्रिस्टल एंड क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब ध्यान से यहां देखिए, जिसकी सहायता से हम दोनों सभ्यताओं को, दोनों संस्कृति को क्या करते हैं, हम लोग जान पाते हैं, है ना।
कि जब हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के संस्कृति को जानते हैं, जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी के संस्कृति को हम लोग जान जाते हैं। वहीं अनुवाद का उत्तर आधुनिक या कहें कि उत्तर औपनिवेशिक चिंतन अनुवाद को भाषिक से अधिक एक सांस्कृतिक व्यवहार मानता है। यानी सिर्फ ये भाषा नहीं है, जब आप ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो अनुवाद करने के लिए आपको दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इस चीज को समझिए। यानी अगर आप हिंदी से अंग्रेजी में क्या कर रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो अब हिंदी जानेंगे और अंग्रेजी दोनों भाषा का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। यानी अगर मैं लिखता हूं यहां पर आम, तो आम क्या है ये आप जानेंगे तब तो इसका अंग्रेजी में आप मैंगो कर पाएंगे। यानी आपको हिंदी भी सीखना होगा और आपको अंग्रेजी भी सीखना होगा। तो अंग्रेजी और हिंदी सीखने के क्रम में भाषा के बारे में तो हम सीखते ही हैं, व्याकरण के बारे में भी हम सीखते ही हैं, पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हिंदी की संस्कृति और अंग्रेजी की संस्कृति के बारे में भी जो है हम कल्चर के बारे में भी क्या करते हैं, हम जान जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, इंग्लिश स्पोकन कोर्स, तो इंग्लिश स्पोकन कोर्स में सिर्फ आपको इंग्लिश नहीं सिखाई जाएगी, एक विदेशी जो अंग्रेजी बोलता है वो कैसे बोलता है, किस प्रकार बोलता है, वो भी आपको सिखाया जाएगा, शैली भी सिखाई जाएगी। एक अंग्रेज अपने जीवन में कैसे जीता है आपने देखा होगा। जब हम लोग किसी के साथ इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं, साथ में खाना वाना खाते हैं, तो हाथ से नहीं खाते होंगे, हम लोग चम्मच से, प्लेट से खाते हैं, फोर्क से खाते हैं। यानी आप संस्कृति भी सीख रहे हैं, यानी भाषा के साथ साथ संस्कृति का भी जो है आपको ज्ञान हो रहा है। तो यहां पर जो है ना इसी बात को कहा गया है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए बहुत सारे चिंतकों ने अपनी अलग अलग परिभाषा यहां पर दी है, उन परिभाषाओं को हम आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला है कि मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। या ये वाला लाइन ध्यान से देखिए। अब यहां पर दो चीज आपको देखने को मिलेगा, पहला है मूल भाषा, दूसरा है लक्ष्य भाषा। मूल भाषा कौन सा है, लक्ष्य भाषा कौन सा है, इसकी पहचान कैसे करें, यह सबसे बड़ी बात है। अधिकतर बच्चों को यही समझ में नहीं आता है। ध्यान से यहां देखिए, अगर मान लीजिए कि आम, ये आम दिया गया है और इस आम को आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, तो जिस भाषा में दिया गया है वो है मूल भाषा, और जिस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है, उसे कहते हैं लक्ष्य भाषा। तो ये हुआ मूल भाषा और आपका ये जो हो गया, ठीक है, वो हो गया ये हो गया आपका लक्ष्य भाषा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, जिस भाषा में दिया हुआ है वो मूल भाषा, जिस भाषा में अनुवाद या ट्रांसलेट करना है वो लक्ष्य भाषा। चलिए तो अब थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं, एक भाषा के पाठ्य सामग्री को, ये वाला लाइन, एक भाषा के पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता है। यानी ठीक हुबहू उसी रूप में। ये वाला लाइन देखिए, अनुवाद एक ऐसा शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यानी आम को आपने मैंगो बोल दिया, सिंपल, बस भाषा ही चेंज हुआ, अर्थ वही रहा। इसको पढ़ते हैं, अनुवाद एक संबंध का नाम है। संबंध यानी सेतु, पुल, जो कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि पुल का काम करता है, जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार संपादित करते हैं, यानी अर्थ चेंज नहीं होता। आम को मैंगो कहा तो अर्थ बदला थोड़ी, नारियल थोड़ी हो गया, सेब थोड़ी हो गया, आम आम ही रहा। लेकिन भाषा बदला तो भाषा बदलती है, भाषा का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर अर्थ बदल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है, यानी ध्वनि है, और अनुवाद है। इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम, समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। देखिए अर्थात क्या होता है, देखिए जैसे कि मैं एक बंगाली हूं, है ना, मैं रहता झारखंड में हूं लेकिन बाई कास्ट में एक बंगाली हूं। देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा की, ठीक है, तो देखिए की जो है हिंदी में मैंने ऐसे लिख दिया। अब बांग्ला में अगर मैं की लिखूं तो बांग्ला में भी ठीक प्रकार ऐसे ही होगा। तो बांग्ला में क कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क।
आई बात समझ में? तो देखिए समतुल्य ही है ना, ये भी हर्षिकार, ये भी ऐसा है, यहां भी हर्षिकार बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहां पे इस बात को समतुल्य कहा गया है। नीचे आ जाइए और यहां पे इस लाइन में एक भाषिक गतिविधि के रूप में अनुवाद जहां दो भाषाओं और भाषाओं के माध्यम से दो संस्कृतियों के बीच संवाद है, वहीं उत्तर औपनिवेशिक अनुवाद चिंतन में अनुवाद की जो केंद्रीय इकाई है वह संस्कृति, यानी अनुवाद करते हैं तो संस्कृति के बारे में पता चलता है। कुछ देर के मान लीजिए किसी बच्चे को उर्दू सीखना है ना, उर्दू बहुत ही लाजवाब भाषा है, उर्दू के जो शब्द हैं वो सुनने में बहुत ही मनमोहक है, अच्छा लगता है। उर्दू की शायरियाँ, कविताएं, फिल्मों में उर्दू के डायलॉग बहुत ही अच्छा लगता है सुनने को। तो मान लीजिए कुछ देर के लिए कि किसी बच्चे को भी उर्दू सीखना है, मैं ही उर्दू सीखना चाहता हूँ, तो उर्दू जब मैं सीखूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, तो उसके साथ साथ मैं जो उर्दू भाषा जहाँ से आई है उसकी संस्कृति को भी तो मैं सीखूंगा ना, मैं जानूंगा ना। ये वही बात हो गई जिसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के बीच अनुवाद के मूलभूत कारणों की पड़ताल करने की कोशिश की गई है। और जो अनुवाद है इसके प्रमुख चिंतक कौन कौन है, देखिए यहाँ पे लाइन दिया, सुसन बेसनेट, आंध्र फ्लेवर, मोना बेकर, हरीश त्रिवेदी, लॉरेंस वेनुटी, तेजस्वी निरंजना, होमी भाभा, गायत्री चक्रवर्ती इत्यादि। एक समय तक हाशिए की गतिविधि माने जाने वाले अनुवाद, हाशिए मतलब हाशिए माने किनारे पर पड़े हुए था, कोई इसका वैल्यू नहीं कर रहा था, लेकिन अनुवाद का जो वैल्यू है, अनुवाद का जो महत्व है वो हमें आज समझ में आया। आज कब समझ में आया? जब एक भारत का व्यक्ति जिसको शायद हिंदी और अंग्रेजी ही बोलनी आती हो, जब वो फ्रांस जाता है और वहां पर जाकर उसे फ्रेंच नहीं आती है, तब उस व्यक्ति को पता चलता है कि अनुवाद कितना महत्वपूर्ण है। जब हमारे प्रधानमंत्री चीन जाते हैं और प्रधानमंत्री चीनी भाषा नहीं समझ पाते और चीन के राष्ट्रपति हमारे हिंदी इंग्लिश नहीं समझ पाते, उस समय हमें मालूम चलता है कि अनुवाद कितना अच्छा है, कितना महत्व इसका है। जब हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन से मिलने जाते हैं रशिया, तो आपको पता होना चाहिए व्लादिमीर पुतिन को जो है वो अंग्रेजी तक नहीं आती है ना, तो वो भाई अपना बात रशियन में ही बोलेगा, रूसी में ही बोलेगा, तो हमें तो समझ में नहीं आएगा। अब मैं हिंदी बोलूंगा या इंग्लिश बोलूंगा तो व्लादिमीर पुतिन को समझ में नहीं आएगा। तो क्या किया जाए? तो यहीं पर तो अनुवादक चाहिए। तो यहां पर आपको क्या चाहिए? अनुवाद करना होगा, उनके रूसी भाषा को हिंदी में अनुवाद करना होगा और आपके हिंदी को उनके रूसी भाषा में अनुवाद करना होगा। तो वहां पर एक ट्रांसलेटर होगा, वहां पर एक अनुवादक होगा। आपने अक्सर प्रधानमंत्री को देखा है, खैर अब तो मशीनें आ गई है, और आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन आपस में बात कर रहे होते हैं तो दोनों के कानों में एक मशीन लगी होती है जो दोनों की बातों को ट्रांसलेट कर देती है ना। लेकिन फिर भी है तो वो अनुवाद ही है, तो वो अनुवादक ही। पहले इंसान काम कर रहा था, अब यहां पे काम कर रहा है कौन? मशीन। लेकिन अनुवाद का तो महत्व है। अनुवाद अगर नहीं होगा तो आप अपनी बातें दूसरों से कैसे कहेंगे? भारत विविधताओं का देश है, भिन्नताओं का देश है। हर 20-50 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। प्रधानमंत्री हर स्टेट जाते हैं, भाषण देते हैं, केरल जाते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं, तो वहां पे एक ट्रांसलेटर होता है जो मोदी जी की बातों को मलयालम में समझाता है। जब मोदी जी झारखंड आते हैं, आदिवासियों से बात करते हैं, तो वहां पर एक आदिवासी नेता होता है जो मोदी जी के हिंदी की बातों को उन आदिवासियों को जो है वो आदिवासी भाषा में समझाता है। तो अनुवाद का बहुत महत्व है। तो पहले इसका कोई महत्व नहीं था, हाशिए मैंने कोने में पड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन बाद में जो है अब धीरे धीरे इसका महत्व जो है वो उजागर होने लगा है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इससे भी आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, उसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, है ना, कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। किसने क्या कहा नहीं कहा, देखिए जिन लोगों का भी आपने नाम पढ़ा ना, उन्हीं लोगों के बारे में यहाँ पे दिया गया चीजें। देखिए कि लॉरेंस वेनेटू ने क्या कहा, तेजस्वी निरंजना ने क्या कहा, ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं, सब खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे अनुवाद का स्वरूप।
देखिए, अनुवाद के स्वरूप पर बात करते हुए मुंह से मूलतः दो संदर्भों में देखा जाता है, एक व्यापक और दूसरा सीमित। व्यापक संदर्भ में अनुवाद को प्रतीक सिद्धांत के रूप में देखते, प्रतीक यानी चिन्ह के रूप में, यानी अनुवाद मूलतः प्रतीकांतरण है। वहीं सीमित संदर्भ में अनुवाद को एक भाषिक क्रिया माना गया है, जिसके अंतर्गत अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण यानी भाषांतरण है। देखिए, इस चीज को आपको बढ़िया से समझाना होगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। यहां पे क्या कहा गया है? यहां पे कहा गया अनुवाद का दो स्वरूप होता है। एक स्वरूप है व्यापक, व्यापक मतलब बड़ा, और दूसरा स्वरूप सीमित माने छोटा। तो व्यापक क्या होता है? अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और अगर मैं बात करूं एक मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री एक छोटे राज्य का मुख्यमंत्री है। तो व्यापक और सीमित यही है। जब हम व्यापक की बात करते हैं, तब हम किसकी बात करते हैं कि अनुवाद जब हम करते हैं तो अनुवाद में भाषा भी सीखते हैं, अनुवाद में संस्कृति भी सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। लेकिन जब सीमित की बात करेंगे तो सिर्फ यहां पे हम लोग क्या भाषा के बारे में जान रहे हैं, बस अनुवाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा? अनुवाद हो रहा। लेकिन जब व्यापक की बात करेंगे तो वहां पर अनुवाद भी हो रहा, ज्ञान भी आपको मिल रहा है, क्योंकि आप दो भाषा को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ग्रामर जान रहे हैं, व्याकरण जान रहे हैं, साथ ही साथ और क्या हो रहा? दो संस्कृतियों का ज्ञान भी आपको मिल रहा है, यानी दोनों संस्कृतियों का अध्ययन भी हो रहा है। तो ये हो गया, ये सीमित हो गया। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग सीमित, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यापक। आई बात समझ में? क्लियर? तो आगे हम चलिए बढ़ जाएंगे, आगे हम बढ़ेंगे। यहां पर अनुवाद का व्यापक संदर्भ के बारे में पढ़ेंगे। अनुवाद का जो व्यापक संदर्भ है वो क्या कहता है? देखिए, चूंकि अनुवाद को यहां प्रतीक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में रखने की बात की गई है, इसीलिए आइए पहले प्रतीक विज्ञान पर थोड़ी सी बात कर लें। प्रतीक विज्ञान की मूलभूत इकाई प्रतीक है। पियर्स के मतानुसार प्रतीक वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होती है, यानी किसी दूसरे के लिए दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होती है। अब कुछ देर के लिए मान लीजिए प्रतीक की बात करते हैं ना, तो प्रतीक की बात करेंगे। देखिए, हम लोग सड़क पर चलते हैं, आपने ट्रैफिक के सिग्नल को देखा होगा। सड़क पर चलते हुए आपने कई सारे ऐसे परिवहन संबंधी, सड़क संबंधी, ट्रैफिक रूल संबंधी नियम देखे होंगे, साइन बोर्ड देखे होंगे। आपने देखा होगा इस तरीके का एक साइन बोर्ड होता है, इस तरीके का एक साइन बोर्ड होता है। इसका मतलब है कि आगे रेलवे लाइन है, यानी बड़े बड़े अक्षरों में यहां पर लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, बस ये सिंबल बना दिया, आपको समझ में आ गया आगे रेलवे लाइन है। अब मान लीजिए इसी को लिखता कि आगे रेलवे लाइन, कितना बड़ा होता। तो यही तो है प्रतीक विज्ञान, यही तो है प्रतीक चिन्ह। उसके बाद मान लीजिए आगे आप और बढ़े और आगे आपको और एक साइन बोर्ड मिला जहां पे इस तरीके का निशान बना हुआ था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको आगे जाना है और दाहिने मुड़ना है। आई बात क्लियर? यानी आपको आगे जाना है और आगे जाके आपको दाहिने मुड़ना है। ठीक है, और भी बहुत तरह के साइन बोर्ड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से दिया गया है, यानी आगे तीखी मोड़ है। तो यही है प्रतीक। चलिए इसको और आगे अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए, तो करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मेज का एग्जांपल दिया गया है, जो कि आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए मैंने साइन बोर्ड का एग्जांपल दिया। ये इसलिए बुक का जो है चीज़ हमको पसंद नहीं है। इसका नोट्स भी अवेलेबल है हमारे पास, इसका गेस्ट पेपर भी अवेलेबल है। जिनको भी चाहिए दिए गए नंबर पर फोन करके आप हमसे परचेज कर सकते हैं। चलिए, प्रतीक सिद्धांत के आधार पर रोमन जैकबसन ने भाषिक पाठ के अंतरण को 3 आधारों पर देखने का प्रयास किया, यानी 3 आधार दिया। किसको? अनुवाद के प्रतीक सिद्धांत को। पहला था अंतःभाषिक अनुवाद, दूसरा है अंतर्भाषिक अनुवाद, और तीसरा है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। तो क्या है ये अंतभाषिक, अंतर्भाषिक और अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद? एक एक करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला आपके समक्ष है अंतःभाषिक अनुवाद। अंतःभाषिक अनुवाद से तात्पर्य है, यानी मतलब है, एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त पाठ को उसी भाषा की अन्य प्रतीक व्यवस्था में रखना अथवा प्रस्तुत करना। यानी कि मान लीजिए हिंदी में कोई प्रतीक के बारे में कहा गया है, तो बांग्ला में भी उसी प्रतीक की बात की जाएगी। मैंने आपको याद है, मैंने आपको कमे हर सही की और बांग्ला में जो है आपको
कौमे हर्षई की के बारे में कहा था, है ना। यानी इस भाषा में जो कहेंगे उसी भाषा में सेम टू सेम वही चीज उसी चिन्ह का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्या कहा है, इसे अन्वयांतर भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि यहाँ दोनों प्रतीक व्यवस्थाएं एक ही भाषा से संबंध होती है। यानी देखिए प्रतीक की बात किया ना हमने, तो देखिए कौमे हर्षई जब की लिखे या बांग्ला में ही जब कौमे हर्षई की लिखे तो हर्षई कार तो सेम ही है ना, ये बदला नहीं, ये वैसा ही रहा। या फिर कौमे आकार का या बांग्ला में कौमे आकार का, ये बिल्कुल वही है, बदला ही नहीं, तो चिन्ह वही रहा, ये बदला नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्भाषिक अनुवाद क्या है ये? एक भाषा के प्रतीकों में व्यक्त पाठ को दूसरी भाषा के प्रतीकों में अंतरण को अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हमें लिखना है कौवा। क्या लिखना है? कौवा। हमने लिखा कौवा, लिखा हमने, तो यहां पर देखिए चिन्ह क्या है, एक तो औकार है, ध्यान से देखिएगा, एक तो औकार है और दूसरा यहाँ पे आकार है। यानी दो प्रतीक चिन्ह हमें यहां पर जो मिलता है। अब इसी कौवा को मान लीजिए हमें किसी और भाषा में लिखना हो, जैसे कि मान लीजिए किसमें लिखना है, और कोई भी एक भाषा लिख दीजिए, उर्दू ले लीजिए, उड़िया ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। यानी हिंदी में जो मात्राओं का हमने इस्तेमाल किया, इन मात्राओं का वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा, इन चिन्हों का वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। यहां पर इस्तेमाल होगा उस भाषा की प्रतीक चिन्ह। जैसे कि मान लीजिए कौवा, ठीक है, तो अब देखिए कौवा को तो बंगाली में काग बोलते हैं, तो चलिए कौवा ही अगर हम लोग लिखें, ठीक है, कौवा, तो दूसरे तरीके से लिखेंगे ना। आई बात समझ में? क्योंकि बंगाली में जो है ना, ये प्रतीक नहीं है, ये औकार, ये प्रतीक बंगाली में नहीं है, तो इस औ के लिए दूसरे प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है। तो जब बंगाली में हम लोग कौवा लिखेंगे तो उस दूसरे प्रतीक जो कि बांग्ला का प्रतीक है, बांग्ला का चिन्ह है, उसका वहां पे उसको लिखेंगे। चलिए यहां तक भी क्लियर है। तो ये आपका हो गया अंतर्भाषिक हो गया। फिर आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग, अंतर्भाषिक में फिर आगे जानेंगे। इसे भाषांतर भी कहा गया, यानी भाषा का ही अंतर हो गया। पहले में चेंज नहीं हुआ, अंतर्भाषिक में मात्रा चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसमें मात्रा चेंज हो गया तो भाषा भी चेंज हो गया। स्पष्ट है कि अंतर्भाषिक अनुवाद से अलग ये दो भाषाओं के अंतरण की क्रिया है। इस अनुवाद प्रकार में अनुवाद के लिए दो भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि आपको बांग्ला भी और हिंदी भी दोनों ही जानना होगा। इस अनुवाद प्रकार के लिए हो गया, इसे ही अंग्रेजी में प्रॉपर ट्रांसलेशन कहते हैं। वर्तमान समय में अंतर्भाषिक अनुवाद का विशेष मांग है और विश्व भर में सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य के प्रसार का आधार यही है। क्या? अंतर्भाषिक अनुवाद। चलिए इसका महत्व अभी वर्तमान में जो है ना बहुत ज्यादा है। अब आपका हम लोग देखेंगे अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। अंतर प्रतीकात्मक, जहां अंतःभाषिक और अंतर्भाषिक अनुवाद में प्रतीक दो भाषिक इकाई का होना आवश्यक है, वहीं अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में दो यानी लक्ष्य पाठ व भाषिक ना होकर भाषेतर होता है। यानी मूल पाठ और लक्ष्य पाठ क्या होता है, ये भी भाषिक ना होकर, भाषा ना होकर भाषेतर होता है। भाषेतर मतलब आगे पढ़ेंगे, नाटक वगैरह के बारे में जानेंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो इसमें भाषिक पाठ का अनुवाद भाषेतर इकाई में होता है। उदाहरण के लिए किसी उपन्यास या कहानी का फिल्म, नाटक या धारावाहिक में रूपांतरण। जब कोई फिल्म बनती है तो उस फिल्म को, जो फिल्म है वो, उस फिल्म को पहले लिखते हैं ना, कागजों पर उतारते हैं कहानी की तरह। उसके बाद जाके जो डायरेक्टर होता है या प्रोड्यूसर होता है वो जाके उस कहानी को हीरो को सुनाता है कि देखो भैया ये कहानी है, तुमको ये रोल करना है कि नहीं। देखो पुष्पा राज झुकेगा नहीं, ठीक है, तो ये देखो भाई, अब अल्लू अर्जुन के पास लेके गया होगा, अल्लू अर्जुन को कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, सुंदर लगी होगी, तब जाके उन्होंने जो है इसको चुना, इस फिल्म को चुना। तो कहानी को पर्दे पर उतारना, कहानी को किस पे उतारना, उपन्यास को किस पे उतारना, फिल्मों में उतारना, पर्दे में उतारना, ये अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद है। आई बात समझ में? क्या है अंतर प्रतीकात्मक? उदाहरण, यहां अंतरण भाषिक ना होकर रूपगत हो जाता है, यानी किताब में, कहानी में जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वह पर्दे पर उतर जाता है।
शरत चंद्र, प्रेमचंद, शेक्सपियर, मन्नू भंडारी, रस्किन बॉन्ड आदि की रचनाओं का फिल्मों में रूपांतरण इसके उदाहरण है। आपने एक फिल्म देखी होगी अर्जुन कपूर का, वो फिल्म का नाम है टू स्टेट या हाफ गर्लफ्रेंड। आपको पता है कि वो फिल्म एक कहानी है जो किताब में लिखी गई थी सबसे पहले, और उस राइटर का नाम था चेतन भगत। तो चेतन भगत ने पहले किताब लिखी और वही किताब जाके फिर बाद में फिल्म बन गई। अभी कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज आई थी ब्लैक वारंट। तो जो ब्लैक वारंट है ना, वो एक किताब पर, पुस्तक पर बनी हुई फिल्म है। यानी एक जो जेलर थे, उस जेलर ने जो है बुक लिखी ब्लैक वारंट, और फिर बाद में उस पर फिल्म बन गई। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। अब महाभारत को ले लीजिए, रामायण को ले लीजिए। रामायण महाभारत तो पहले लिखा गया था ना, उसके बाद अभी उस पर फिल्म बन रही है। क्या बन रही है? उस पर फिल्म बन रही है। चलिए, मेरा गला थोड़ा खराब है, इस कारण से थोड़ी सी परेशानी, खांसी वगैरह जो मुझे आ रही है। अब हम लोग बात आगे करेंगे अनुवाद का सीमित संदर्भ, और ये हम इस वीडियो के जो है पार्ट 2 में करेंगे कि अनुवाद का सीमित संदर्भ क्या है। तो ये था वीडियो का पार्ट 1, और जो कल ही है मैं वीडियो का पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। और BHDS 183 अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि, इस पर मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहां पे इस सब्जेक्ट से संबंधित सारे वीडियोस, क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी वहां पर अवेलेबल रहेंगे। तो फिर से मैं जाते जाते एक बार बता दूं कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का जूम क्लास करना हो तो दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए जिस पे ऑफर भी चल रहा है, और PDF चाहिए, तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।